दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर सिंदूर और आरंभ की पूरी कहानी एक एपिसोड में पब्लिश की जा रही है। सिंदूर की शादी आरंभ से हुई थी। सिंदूर एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी और आरंभ भी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था और अभी कुछ खास कामकाज नहीं करता था। कायदे से अभी उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी, पर फिर भी लड़का और लड़की दोनों के माता पिता को बस यही लगता है कि उम्र हो गई तो लड़का और लड़की की शादी कर दो। और यही हुआ आरंभ और सिंदूर के साथ। आरंभ के पिताजी एक टीएमटी फैक्ट्री में काम करते थे और अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने काम में जाना बंद कर दिया था। आरंभ भी उसी फैक्ट्री में काम करता था। एक काफ़ी बड़ा घर था जो कि आरंभ के पिताजी को पुश्तैनी जमीन जायदाद से बंटवारे के रूप में मिला था, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहते थे। आरंभ की 2 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी और अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए ही आरंभ के पिताजी ने अपनी वह हवेली गिरवी रख दी थी, जिसे अभी तक वह छुड़ा नहीं पाए थे और उसका ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। और आरंभ उस घर का बड़ा लड़का था। उससे छोटा उसका एक भाई था, सोनू, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। आरंभ बहुत ज़्यादा नहीं कमाता था। घर का एक भाग फैक्ट्री में काम करने वाले मैनेजर को किराए पर दिया गया था, जिसके किराए से घर के कर्ज की किस्तें चुकाई जाती थी। बाकी खेती बाड़ी थी जिससे राशन पानी हो जाता था। अब आरंभ की शादी हो जाने के बाद आरंभ के माँ पिता बार बार आरंभ के ऊपर घर में अधिक पैसे देने का दबाव डालने लगे। बात बात पर आरंभ को ताना मारा जाने लगा कि अब तेरी पत्नी भी आ चुकी है, कल को तेरे बच्चे भी आ जाएंगे, सबका खर्चा क्या हम ही चलाएंगे। ज़्यादा पैसे कमा कर ला और घर खर्च में सहयोग कर। तू इस घर का बड़ा बेटा है, तेरी जिम्मेदारी बनती है। और सिंदूर को भी बात बात पर ताना मारा जाने लगा कि घर में क्या ऐसे ही खाने वाले लोग कम थे कि एक और आकर बैठ गई। ऊपर से इसका पति कुछ कमाता कजाता भी नहीं, मुंह उठाकर दोनों बस खाने के लिए चले आते हैं। और पता नहीं क्या क्या ताने आरंभ और सिंदूर को मारे जाने लगे, जबकि आरंभ और सिंदूर अपना व्यक्तिगत खर्चा खुद चलाते थे और घर का अनाज तो घर के खेतों से ही आता था। छोटा भाई भी कोई बहुत छोटा नहीं था, आरंभ से बस 1 साल ही छोटा था, पर उससे कोई खर्चा नहीं मांगा जाता था क्योंकि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। आरंभ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और साथ ही साथ सिंदूर भी, क्योंकि माँ बाप उन दोनों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे थे। एक एक रोटी खाने पर उन्हें 100-100 ताने सुना दिए जाते थे। अगर देखा जाए तो आरंभ के पिताजी ने भी क्या किया था। आखिर उन्हें भी तो जो कुछ मिला था पुश्तैनी जमीन जायदाद का हिस्सा था और पुश्तैनी खेती थी। खुद तो वह भी एक टीएमटी फैक्ट्री में ही काम करते थे और वही काम आज उनके दोनों बेटे कर रहे थे। लेकिन यह बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी और उन्हें लगता था कि आरंभ और सिंदूर का अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर पड़ रहा है। तंग आकर आरंभ ने सऊदी अरब जाकर काम करने की सोची, क्योंकि उसके 1-2 दोस्त वहाँ गए थे और अच्छा खासा कमा रहे थे। सिंदूर का बिल्कुल भी मन नहीं था कि आरंभ वहाँ जाए, लेकिन जैसे ही आरंभ के माता पिता ने सुना कि आरंभ सऊदी अरब जाकर कमाना चाहता है तो वहाँ दोनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब था। उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि उनका बेटा एक दूसरे देश में जा रहा है, अपनी पत्नी, माँ बाप और परिवार से इतना दूर। हो सकता है उसकी पत्नी को इस बात से तकलीफ़ हो रही हो। उन्हें यह सब कुछ नहीं दिख रहा था और उन्होंने आरंभ को सऊदी जाने दिया। सिंदूर तड़प कर रह गई थी, पर वह क्या करती। आरंभ सऊदी से 2-3 महीनों के बाद अच्छे खासे पैसे घर भेजने लगा, जिससे घर में सब बहुत खुश थे सिवाय सिंदूर के, क्योंकि पैसे तो उसके सास ससुर के हाथ में आते थे। उसे तो सिर्फ अपने पति आरंभ का इंतज़ार होता था, जो कि 1 साल के बाद आया। 1 साल में ही आरंभ ने घर के कर्ज के लगभग 70% पैसे दे दिए थे और थोड़े बहुत पैसे बचे थे, जिसके बाद वह घर वापस उनका हो जाता। अब आरंभ के माँ बाप आरंभ और सिंदूर से बहुत खुश थे, क्योंकि अब आरंभ अच्छे खासे पैसे कमाकर घर में दे रहा था और सिंदूर उसकी पत्नी थी। पहले इनके एक एक रोटी खाने पर ताना मारा जाता था, अब इन्हें पूछ पूछ कर खिलाया जा रहा था। आरंभ सिर्फ 1 महीना घर में रहा। उसके बाद आरंभ के माता पिता दोबारा उसके ऊपर दबाव डालने लगे कि वह वापस सऊदी अरब चला जाए और कमाई करके घर को छुड़ा ले। लेकिन इस बार सिंदूर का बिल्कुल भी मन नहीं था कि आरंभ मुझसे दूर जाए
और ना ही आरंभ का मन था, क्योंकि कुछ भी हो अपना देश तो अपना ही होता है। आरंभ ने बोला भी कि अब थोड़े बहुत पैसे बचे हैं जिसे कि वह यहीं पर मेहनत करके चुका देगा, या फिर इस बार छोटे बेटे सोनू को सऊदी भेज दो, आखिर सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो नहीं। लेकिन नहीं, माँ बाप ने उसकी एक नहीं सुनी और फिर उसे मजबूर कर दिया कि वह बाहर देश में जाकर कमाई करे। उनका कहना था छोटा बेटा अभी छोटा है, उसे इतनी अक्ल नहीं, जबकि उम्र में सोनू आरंभ से मात्र 1 साल छोटा था और पिछले 1 साल से तो आरंभ ही दूसरे देश में रह रहा था। आरंभ को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसके माता पिता का लगाव उसके छोटे भाई के प्रति ज़्यादा है। वह उनका लाडला है और वह उसे अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन से ही आरंभ ने यह सब कुछ देखा था कि उसके माता पिता का सोनू के प्रति विशेष स्नेह था। शायद छोटा होने की वजह से आरंभ सोच रहा था कि उसके माता पिता सोनू के ऊपर कभी कोई जिम्मेदारी नहीं डालेंगे, सारी जिम्मेदारियां उसे ही निभानी है, भले ही वह अपनी पत्नी से वर्षों दूर रहे। उसकी पत्नी का दर्द उन्हें नहीं दिखता। खैर, आरंभ फिर सऊदी अरब चला गया। सिंदूर आंखों में आंसू लिए उसे जाता हुआ देखती रही, लेकिन उसे रोक ना पाई। पता नहीं क्यों इस बार सिंदूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सुहाग के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन पैसों की वजह से उसे जबरन वहां भेज दिया गया। सिंदूर का मन बहुत बेचैन हो रहा था। खैर, आरंभ पहुंच चुका था और फ़ोन पर उसकी सिंदूर से बात भी हो चुकी थी। सिंदूर को थोड़ी तसल्ली मिली। 2-3 महीने बीत चुके थे। आरंभ ने लगभग 90% कर्ज चुका दिया था, जिससे आरंभ का पूरा परिवार बहुत खुश था, क्योंकि उनका घर उन्हें वापस मिलने ही वाला था कि तभी एकाएक बहुत बुरी खबर आई। सिंदूर का सिंदूर उजड़ चुका था। आरंभ की मृत्यु हो गई थी। आरंभ दुबई में जिस कंपनी में काम करता था, वहां पर कुछ हादसा हुआ था जिसमें आरंभ की मृत्यु हो गई थी। सुनकर सिंदूर की तो सारी दुनिया उजड़ गई और पूरे घर में मातम छा गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, पर जो होना था हो चुका था और इसमें सबसे ज़्यादा फर्क सिंदूर को पड़ा था। उसका सब कुछ चला गया था। समय गुजारने के साथ धीरे धीरे सब लोग सामान्य हो गए, लेकिन सिंदूर वह अभी भी गहरे सदमे में थी कि तब तक घर में नया ड्रामा शुरू हो चुका था। अब सिंदूर पूरी तरह से घर वालों के लिए बोझ बन चुकी थी, क्योंकि जब तक उसका पति कमाकर घर में दे रहा था, घर की जिम्मेदारियां उठा रहा था, घर का कर्ज चुका रहा था, तब तक वह बहुत अच्छी थी। लेकिन अब उसका कमाऊ पति ही नहीं रहा था, तो वह उनके किसी काम की नहीं थी। सिंदूर के माता पिता को भी उससे कोई खास मतलब नहीं था। उनके हिसाब से उन्होंने बेटे की शादी कर दी। अब उसकी जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की है और उसे अब ससुराल में ही रहना है और ससुराल के हिसाब से ही उनके रहमो करम पर रहना है। ससुराल में सिंदूर का जीना मुश्किल हो रखा था। उसे एक एक रोटी के लिए तरसाया जाता था। आरंभ ने इतने दिनों जो भी कमाया था वह सब कुछ घर का कर्ज उतारने में लगा दिया था और सिंदूर और खुद के लिए कुछ भी नहीं बचाया था। इसलिए सिंदूर के पास कोई पैसा नहीं था। सारा पैसा उसके सास ससुर के पास आता था, जिसमें से उन्होंने कुछ घर का कर्ज उतारने में और कुछ अपने पास रखे थे। लेकिन अपने उसी बेटे की विधवा को एक रोटी खिलाने में 100 बार सोचते थे। ऊपर से अब सिंदूर को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। आरंभ का छोटा भाई सोनू, उसकी बुरी नज़र सिंदूर पर पड़ गई थी। वह अजीब सी नज़रों से सिंदूर को घूरता रहता था। सिंदूर उसके नीयत को समझती थी और उससे दूर रहती थी। 1-2 बार सिंदूर ने अपनी सासू माँ से कहा भी था, यह सोनू मुझे अजीब सी नज़रों से घूरता है, तो सासू माँ ने उसे बोल दिया था, अरे एक तो तू जवान औरत, ऊपर से विधवा, खुद को थोड़ा ढक कर रखा कर। ऐसी औरतों को देखकर जवान लड़कों का मन तो बहकता ही है। अपने नीच बेटे की गलती उन्हें नहीं दिख रही थी। उन्हें दिख रही थी तो सिंदूर की जवानी। या नहीं दिख रहा था कि उनके पैसे की हवस ने ही सिंदूर के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया है और अपने एक बेटे की विधवा की रक्षा भी अपने दूसरे चरित्रहीन बेटे से वह नहीं कर पा रही थी। सिंदूर को समझ में आ गया था कि इस घर में वह सुरक्षित नहीं है और उसे खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए वह हर वक्त अपने पास एक चाकू लेकर घूमती थी और अगर उसे थोड़ा भी ऐसा लगता था कि सोनू उसके साथ कुछ गलत कर सकता है तो वह तुरंत ही चाकू निकाल लेती थी। इसलिए सोनू की हिम्मत नहीं होती थी सिंदूर के पास भी फटकने की।
सोनू अपनी माँ से शिकायत करता था कि सिंदूर उसके ऊपर झूठे गंदे इल्ज़ाम लगाती है, जबकि वह ऐसा कुछ नहीं करता। तब सोनू के माँ बाप सोनू का ही साथ देते थे और सिंदूर को ही बुरा भला बोलते थे और बोलते थे, पति को गुजरे अभी कुछ महीने भी नहीं बीते हैं कि यह अपने रंग दिखा रही है, मेरे छोटे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। सिंदूर को पता था कि वह किन नीच लोगों के बीच में रह रही है, इसलिए वह कुछ रिएक्ट नहीं करती थी, लेकिन खुद को सुरक्षित रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह सोनू से दूर ही रहती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी सिंदूर ने कल्पना भी नहीं की थी। सिंदूर के घर में किराए पर रहने वाला टीएमटी फैक्ट्री का मैनेजर, उसने सिंदूर के सास ससुर से सौदा किया सिंदूर का और बोला वह कुछ महीनों के लिए ही यहाँ पर है, उसके तुरंत बाद वह दूसरे शहर में चला जाएगा और यहाँ दूसरा मैनेजर आ जाएगा। जब तक वह यहाँ अकेला है सिंदूर को उसके पास रख दिया जाए, इसके बदले वह एक अच्छी खासी रकम उसके सास ससुर को देगा और पैसों के लिए सिंदूर के सास ससुर उसके ऊपर दबाव डालने लगे, तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा ताकि इस घर का बाकी कर्ज भी उतर सके और यह घर हमारा हो जाए, फिर तू आराम से घर में रहना और घर के अंदर क्या हो रहा है कौन जानता है। देख, आराम ने तो इस घर का 90% कर्ज चुका ही दिया, अब तुझे मौका मिला है, तू चाहे तो इस घर का 10% कर्ज चुका सकती है और यह बात घर के अंदर ही तो रहेगी, फिर तू मालकिन बनकर इस घर में रहेगी। सिंदूर ने बोला, आप लोगों को शर्म नहीं आती अपनी बहू का सौदा करते हुए, जिसके पति ने इस घर का 90% कर्ज चुका दिया, तब तो उसकी पत्नी को एक रोटी देने में हालत ख़राब हो रही है और बात करते हो बाकी का कर्ज चुका देने पर। इस घर के मालकिन बनकर रहने की तुम लोगों की रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, और क्या मुंह दिखाओगे ऊपर जाकर अपने बेटे को। लेकिन उसके सास ससुर को कुछ भी नहीं समझना था और उन्होंने बोला, देख, तू हमारे रहम पर इस घर में रह रही है, हमारा बेटा जा चुका है तो हम चाहे तो तुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे। तू हमारी लगती ही क्या है, जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो तुझसे हमारा क्या लेना देना, क्योंकि तेरी कोई औलाद भी नहीं है जिसका तू हमें हवाला देगी। तो अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा और इस घर के लिए तुझे कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। 6 महीनों के लिए 5 लाख रुपए देने को तैयार है वह मैनेजर, जिससे घर का बचा खुचा कर्ज भी उतर जाएगा। बस तू हाँ कर दे, उसके बाद तू आराम से ज़िंदगी भर यहाँ रहना। लेकिन सिंदूर को समझ में आ चुका था कि जिस पति ने इस घर परिवार के लिए अपनी जान दे दी, उसकी पत्नी की इस घर में क्या हैसियत है कि पति के मृत्यु के बाद उसका सौदा किया जा रहा है, वह भी उसके खुद के सास ससुर और देवर के द्वारा। और अगर उसने डर के मारे आज उनकी बात मान ली तो उसके बाद जब वह अपनी इज्जत बेच देगी तब तो उसकी और भी कोई हैसियत नहीं रहेगी और यह लोग तुरंत उसके ऊपर बदचलनी का आरोप लगाकर उसे घर से निकाल देंगे, या फिर क्या पता कल को इसे वह अपना धंधा ही बना ले, क्योंकि वह कितने नीच और घटिया है यह बात उसे अच्छे से समझ में आ चुकी थी और उसने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वह इन घटिया लोगों की बात कभी नहीं मानेगी। इन्हीं लोगों के पैसों की हवस की वजह से आज उसका सिंदूर उजड़ा था और अब वह उसके चरित्र को उजाड़ना चाहते थे। सिंदूर ने ठान लिया था कि अगर उन लोगों ने उसके साथ कुछ भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वह पुलिस का सहारा लेगी, लेकिन अपनी इज्जत से समझौता कभी नहीं करेगी। और उसके सास ससुर ने भी ठान लिया था कि अगर सिंदूर उनकी बात नहीं मानेगी तो वह उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अब वह उनके किसी काम की नहीं थी। उसका कमाऊ पति जा चुका था। इस सब उधेड़-बुन में 1 सप्ताह और बीत गया और सिंदूर के सास ससुर उसे मैनेजर के पास जाने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिसके लिए वह नहीं मान रही थी, तो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रहे थे। सिंदूर ने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाए, क्योंकि वह एक पुश्तैनी घर था और उसके पति के नाम पर कुछ भी नहीं था। इसलिए पुलिस वाले भी सिंदूर से बोले कि वह अपने सास ससुर को मना ले तो वह उनके घर में रह पाएगी, वरना वह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंदूर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। उसका कोई ठिकाना नहीं था। इस दुनिया में अपना कहने के लिए उसका कोई नहीं था, क्योंकि जिसके माँ बाप ने ही उसे त्याग दिया हो, यह सोचकर कि हमने बेटी की शादी कर दी, मतलब अब हमारी बेटी हमारे लिए मर गई।
उसे दुनिया में और किसका सहारा मिलेगा। सिंदूर ने सोच लिया था कि वह अपनी जान दे देगी, लेकिन अपने सास ससुर की यह घटिया बात नहीं मानेगी और वह अपने घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि सास ससुर ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और मैनेजर उसे खा जाने वाली नज़रों से बालकनी से घूर रहा था और मुस्कुरा रहा था कि अब तो तेरे सर पर छत भी नहीं रही, अब तो मैं जब चाहूँ तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी। एक अनजान आदमी सिंदूर के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने बोला, मुझे आरम की पत्नी से मिलना है, क्या यह आरम का घर है? सिंदूर ने बोला, जी मैं ही हूँ आरम की पत्नी, बोलिए क्या काम है? अब तो वह इस दुनिया में रहे नहीं। उस व्यक्ति ने बोला, जी मुझे पता है और इसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। सिंदूर ने बोला, आपको मुझसे क्या बात करनी है? तो उस व्यक्ति ने बोला, क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? सिंदूर ने बोला, जी नहीं, हम अंदर बैठकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे इस घर से निकाल दिया गया है, क्योंकि अब मेरा पति नहीं रहा तो मैं इनके किसी काम की नहीं रही। लेकिन हाँ, चलिए हम किसी पेड़ के नीचे बैठकर बात कर सकते हैं। वह व्यक्ति हैरान हो गया और बोला, चलिए सामने चाय की दुकान पर बैठकर बात करते हैं, बहुत ज़रूरी बात है। सिंदूर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे उसके ऊपर भरोसा भी नहीं था। पता नहीं कौन व्यक्ति है और किस लिए आया है। सिंदूर ने अपनी कमर में खोसे चाकू के ऊपर हाथ घुमाया। चाकू अपनी जगह पर सही सलामत था। सिंदूर उस आदमी के साथ चाय की दुकान पर चली गई और उस आदमी ने 2 कप चाय ऑर्डर की और बोला, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बहुत मुश्किल से आपको खोजता हुआ यहाँ तक आया हूँ, प्लीज़ मुझे निराश मत कीजिएगा। सिंदूर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आदमी क्या बोले जा रहा है और वह किसी की क्या मदद कर सकती है जिसका खुद ही सब कुछ लुट चुका है। लेकिन फिर भी वह उसकी बात सुनने को तैयार हो गई और उस आदमी ने जो कुछ कहा सुनकर सिंदूर हैरान हो गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और वह ज़ोर से चिल्लाई, हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा बोलने की? मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं होऊंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं ऊपर जाकर आरंभ को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। आखिर उस अनजान आदमी ने सिंदूर से ऐसा क्या कहा कि वह इतना चिढ़ गई? क्या सिंदूर उस अनजान आदमी की बात मान लेगी? आखिर क्या कहा उस अनजान आदमी ने सिंदूर से? जानने के लिए बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही इसका अगला भाग पब्लिश कर दिया जाएगा। और कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि सिंदूर का पति आरम सऊदी अरब चला गया था कमाने के लिए और वहां उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके सास ससुर ने उसके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया और अपने घर में रहने वाले किराएदार के साथ उसका सौदा भी कर देना चाहा, जिसके लिए सिंदूर ने मना कर दिया। तो उन लोगों ने उसे घर से निकाल दिया और सिंदूर पूरी तरह से बेसहारा हो गई थी। सिंदूर के देवर और उस किराएदार दोनों की बुरी नज़र सिंदूर के ऊपर थी। घर के बाहर सिंदूर परेशान खड़ी थी। तभी एक अनजान व्यक्ति आया और उसने सिंदूर से कुछ कहा, जिसे सुनकर सिंदूर हैरान हो गई। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। अनजान व्यक्ति की बात सुनकर सिंदूर गुस्से में चिल्लाने लगी और बोली, क्या बकवास कर रहे हो आप? यह कैसे हो सकता है? और आप यह कैसे सोच सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं इसके लिए तैयार हो जाऊंगी? मैं कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होऊंगी। उस व्यक्ति ने बोला, सिंदूर जी प्लीज़ आप पहले चुपचाप बैठ जाइए और एक बार शांत मन से मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आप अच्छे से सोच समझकर अपना फैसला सुनाइएगा। यह किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इतनी कठोर मत बनिए सिंदूर जी। उस व्यक्ति की याचना से सिंदूर का दिल पसीज गया और वह चुपचाप बैठ गई और उसकी बात सुनने लगी। उस व्यक्ति ने बोला, सिंदूर जी आप पूरी बात सुनिए और उसे अच्छे से समझिए। हाँ, यह बात सच है कि आपके पति आरम की मृत्यु मेरे बेटे सुशांत के हाथों हुई है, लेकिन वह मात्र एक हादसा था। मेरे बेटे ने जानबूझकर आपके पति आरम की हत्या नहीं की है।
लेकिन सऊदी अरब का कानून बहुत कड़ा है, इसलिए मेरे बेटे को फांसी की सज़ा हो गई है और उसे कुछ ही महीनों में फांसी दे दी जाएगी। सिंदूर ने बोला, मैं कैसे मान लूँ कि आपके बेटे ने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो यह सब कुछ आज पता चला और मेरे पति के कातिल का पिता मुझसे मिलने आया है और उम्मीद करता है कि मैं उसकी मदद करूं। अरे मैं तो चाहती हूं कि मेरे पति के गुनहगार को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। सुशांत के पिता ने बोला, सिंदूर जी, मेरा यकीन मानिए, मेरा बेटा बेगुनाह है। यह सिर्फ एक हादसा था जो मेरे बेटे के हाथों हो गया, जिसमें आरंभ की मृत्यु हो गई। आप चाहे तो मेरे बेटे को फांसी से बचा सकती हैं। आप एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरा बेटा ड्राइविंग सीख रहा था और मेरे बेटे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। एकाएक ड्राइव करते करते उसका शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया, जिसकी वजह से उसे चक्कर आ गया और वह गाड़ी संभाल नहीं पाया। पता नहीं कैसे इसी बीच आरंभ गाड़ी के ठीक सामने आ गया और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। आप यकीन मानिए, मेरे बेटे ने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मेरा बेटा तो अभी बस 20 साल का है और बहुत सीधा साधा है। यह सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं, लेकिन वहाँ का कानून इसे हादसा नहीं मानता और वहाँ मौत के बदले मौत की सज़ा मिलती है। इसलिए मेरे बेटे को मौत की सज़ा मिल गई है। देखिए सिंदूर जी, आरंभ तो इस दुनिया से जा चुका है और वह लौट कर कभी नहीं आएगा, मैं मानता हूँ। और मेरे बेटे की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आपकी ज़िंदगी बदरंग हो गई। बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे बेटे के हाथों, लेकिन अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। मेरा बेटा भी अगर इस दुनिया से चला जाएगा तो क्या आरंभ इस दुनिया में वापस आ जाएगा? नहीं सिंदूर जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि जैसे आपकी दुनिया उजड़ी है वैसे ही मेरी दुनिया भी उजड़ जाएगी। मेरी पत्नी की दुनिया भी उजड़ जाएगी। हमारा इकलौता बेटा हमें छोड़कर चला जाएगा। सिंदूर ने बोला, अब अगर यह हादसा था या जानबूझकर किया गया था, मेरा पति तो गया ना। सिंदूर जी, मैं आपकी बात समझता हूँ और मैं आपके दुख को भी अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन एक हादसे के लिए मेरे बेटे को मौत की सज़ा दी जानी क्या आपको सही लगता है? प्लीज़ आप मेरी बात मान लीजिए और उन कागज़ों पर साइन कर दीजिए। मेरा बेटा मौत के मुंह से बच जाएगा। सिर्फ आप ही हैं जो मेरे बेटे को मौत के मुंह से बचा सकती हैं, क्योंकि वहाँ का कानून यही कहता है कि अगर मरने वाले व्यक्ति शादीशुदा है तो उसकी विधवा अगर मुजरिम को माफ़ कर दे और माफ़ीनामे पर लिख कर दे दे तो मेरे बेटे की फांसी रुक जाएगी। मैं यह माफ़ीनामा लेकर आया हूँ। अगर आपने इस पर साइन कर दिया और बोल दिया कि आपने मेरे बेटे यानी कि अपने पति के कातिल को माफ़ कर दिया है तो मेरे बेटे की जान बच जाएगी। सिंदूर ने बोला, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं ऊपर जाकर अपने पति को क्या मुँह दिखाऊंगी कि मैंने उसके कातिल को माफ़ कर दिया। सुशांत के पिता ने बोला, देखिए सिंदूर जी, सुशांत बहुत ही सीधा साधा लड़का है, पर उससे एक पाप हो गया, लेकिन अनजाने में, और अभी उसकी उम्र ही क्या है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए और इन कागज़ों पर साइन कर दीजिए। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अपना सब कुछ आपके नाम करने को तैयार हूँ। भगवान की दया से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, वहाँ पर मेरी बहुत बड़ी कंपनी है। मैं सब कुछ आपके नाम करने को तैयार हूँ। बस मेरे बेटे की जान बख्श दीजिए। प्लीज़ एक बार इस बारे में सोचिए और सोच समझकर अपना जवाब दीजिए। आप अपना पूरा वक्त लीजिए, क्योंकि मेरे बेटे की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मैं कल आपसे यहीं पर मिलूँगा। कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। सिंदूर बहुत परेशान हो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब तो उसके सर पर छत भी नहीं थी, पर फिर भी वह अपने पति के कातिल को कैसे माफ़ कर सकती थी, क्योंकि भले ही ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ भी किया हो, आरंभ तो उसे दिलो जान से चाहता था और वह भी आरंभ को दिलो जान से चाहती थी। सिंदूर इसी उधेड़बुन में वहाँ बैठी हुई थी। उधर सिंदूर के ससुराल वाले सिंदूर को घर से निकालकर बहुत खुश थे, क्योंकि उनके सर से सिंदूर नामक बोझ उतर चुका था, जो कि उनके मृत बेटे की विधवा थी, उस बेटे की जिसने उस घर के लिए अपनी जान दे दी थी। सिंदूर का अब कोई ठौर ठिकाना नहीं था। वह चाय की दुकान की बगल में पेड़ के नीचे ही चुपचाप बैठी हुई थी। उधर सिंदूर के सास ससुर, उन्होंने सोचा
अब सिंदूर तो इस घर से निकल गई, अब घर को अपने नाम पर वापस करवा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे जो आरम ने भेजे थे। यह सोचकर कि अभी आरम और पैसे तो भेजेगा ही, पर इस बीच यह सब कुछ हादसा हो गया और अब तो और पैसे मिलने से रहे, इसलिए उन लोगों ने उस बचाई हुई रकम को ले जाकर अपने घर का बचा हुआ कर्ज भी अदा कर दिया और घर को वापस अपने नाम करवा लिया। और यह बोलते हुए दोनों घर की तरफ जाने लगे कि चलो, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। वह सिंदूर नाम की कुलच्छनी भी इस घर से निकल गई जिसने हमारे बेटे को खाया, और घर भी आज हमारे नाम हो गया। अच्छा हुआ आपने आरम के भेजे हुए थोड़े पैसे बचा कर रखे थे। और अपनी इसी बातचीत में उन्होंने देखा नहीं कि पेड़ के नीचे सिंदूर बैठी हुई थी और उसने सब कुछ सुन लिया। और सिंदूर सोचने लगी, आज उसके सर पर छत भी नहीं है और उसका पति भी उसके साथ नहीं है। साथ ही उसके पति ने अपनी सारी कमाई जिनको दी, वह उसके जाने के बाद उसकी पत्नी की कद्र तक नहीं कर सके। खुद अपने बेटे को विदेश जाने के लिए मजबूर किया और उसे कुलच्छड़ी बोल रहे हैं। खुद का बेटा अपनी भाभी पर बुरी नज़र डाल रहा है और उसे कुलच्छड़ी बोल रहे हैं। खुद अपनी बहू का सौदा एक चरित्रहीन से कर रहे हैं और उसे कुलच्छड़ी बोल रहे हैं। आज सिंदूर का दिल बुरी तरह से टूट चुका था। उसके पास आज ना उसका पति था, ना सर पर छत थी, ना ही पैसे। सुबह से भूखी प्यासी सिंदूर पेड़ के नीचे बैठी थी। चाय वाले ने तरस खाकर उसे एक पैकेट बिस्कुट और पानी दे दिया, लेकिन सिंदूर का दिल भी नहीं कर रहा था दया पर मिले हुए उस पानी और बिस्किट को अपने गले से नीचे उतारने का। वह मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी और उसने एक फैसला ले लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसका साथ देने वाला इस दुनिया से जा चुका है और अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, तो उसे अपना सहारा खुद ही बनना पड़ेगा और कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। अगले दिन सिंदूर पेड़ के नीचे बैठी उस अनजान शख्स की राह देख रही थी जो कि आने वाला था। थोड़ी ही देर में वह आ गया। सिंदूर ने उसे देखते ही अभिवादन में हाथ जोड़े तो वह शख्स एक उम्मीद की किरण लेकर सिंदूर की तरफ चला गया और बोला, क्या आपने अपना फैसला ले लिया? सिंदूर ने बोला, हाँ, मैंने अपना फैसला ले लिया और बहुत सोच समझ कर लिया है, और मुझे पता है मेरा फैसला आरम को भी पसंद आएगा और वह जहाँ कहीं भी होगा वहाँ से मेरे इस फैसले से सहमत होगा। बस अगर आपको अपने बेटे के माफ़ीनामे पर मेरे दस्तखत चाहिए तो मैं जो जो बोल रही हूँ वह करते जाइए। और हाँ, यह बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ माफ़ीनामा लेकर आए हैं, वरना फालतू में बात का बतंगड़ बनेगा। सुशांत के पिता ने बोला, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप बोलिए, मैं अपना सब कुछ आपको देने को तैयार हूँ। आप जो बोलेंगी मैं सब करूँगा, मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे की जान बच जाए। सिंदूर ने बोला, ठीक है, मैं जैसा बोल रही हूँ आप वैसा करिए। वह सामने घर देख रहे हैं ना, वह मेरा ही घर है, लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया है। आप तो सब जानते ही हैं, मेरे सास ससुर पैसों के बहुत लालची हैं। आप जाकर उस घर का सौदा कीजिए और उन्हें मुँहमांगी कीमत देकर वह घर मेरे लिए खरीद लीजिए। लेकिन हाँ, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि वह घर मेरे लिए खरीदा जा रहा है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वह घर आप खरीद रहे हैं, वरना वह लोग घर बेचने के लिए शायद तैयार नहीं होंगे। सुशांत के पिता तो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और वह तुरंत ही सिंदूर के सास ससुर के पास अपनी डील लेकर पहुंच गए। पहले तो उन्होंने नानुकुर की, पर जब सुशांत के पिता ने कहा कि वह यहाँ पर अपना बिजनेस के सिलसिले में कुछ काम करना चाहते हैं, इसलिए इस घर की मुँहमांगी कीमत देने को तैयार है, तो वह पैसों के लालच में तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने सोचा कि ज़्यादा कीमत पर घर बेच देते हैं और फिर कहीं और घर खरीद लेंगे, इसमें हमें मुनाफा हो जाएगा। वैसे भी अब परिवार छोटा हो गया है तो छोटे घर में भी काम चल जाएगा। और वह लोग घर बेचने को तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत एडवांस ले लिया और उसी दिन रजिस्ट्री करने को तैयार हो गए। और जब रजिस्ट्री के सारे कागज़ पर साइन हो चुके थे, तब आखिरी वक्त पर उन्हें पता चला कि यह घर सिंदूर के नाम पर खरीदा जा रहा है। जब वहाँ पर उन्होंने सिंदूर की फ़ोटो देखी और दस्तखत करते हुए सिंदूर को देखा, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह सारे पैसे ले चुके थे और रजिस्ट्री हो चुकी थी।
घर अब सिंदूर के नाम हो चुका था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक अनजान आदमी सिंदूर के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुका रहा है। खैर, सिंदूर रजिस्ट्री के कागज़ साइन करके उस वक्त वहाँ से चली गई और पीछे पीछे सुशांत के पिता भी चले गए। सिंदूर ने बोला, बस आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कुछ काम और बाकी हैं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, फिर मैं आपके बेटे के माफ़ीनामे पर साइन कर दूंगी। सुशांत के पिता को डर भी लग रहा था कि पता नहीं सिंदूर साइन करने के लिए मानेगी या नहीं, पर सिंदूर के मन में बहुत कुछ चल रहा था और उसे बार बार ग्लानि हो रही थी कि उसने कहीं अपने पति के मौत का सौदा तो नहीं कर दिया। लेकिन नहीं, उसने काफ़ी कुछ सोच रखा था और उसे पता था उसके इस फैसले से आरंभ को खुशी ही होगी, क्योंकि वह भी उसे बहुत प्यार करता था। सिंदूर सीधा अपने घर गई और बेधड़क अपने घर में घुसी। उसके सास ससुर और देवर सोनू उसे अजीब सी नज़रों से घूर रहे थे। सिंदूर ने बहुत कड़क आवाज़ में बोला, तुम लोगों को शाम तक का वक्त दे रही हूँ, मेरा घर खाली करो, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और तुरंत का तुरंत निकलो मेरे घर से, और अपना सारा कबाड़ लेकर निकलना। मुझे तुम लोगों की एक याद भी इस घर में नहीं चाहिए, और अगर शाम तक घर खाली नहीं किया तो पुलिस बुलाकर धक्के मारकर निकलवा दूंगी। सिंदूर के सास ससुर उसे हैरानी से देख रहे थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सिंदूर ने यह सब कुछ कैसे किया। खैर, उन्होंने तो अच्छे खासे पैसे ले रखे थे, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि वह अभी किसी होटल में चले जाएंगे और जल्दी ही उन पैसों से नया घर खरीद लेंगे। सिंदूर अपने कमरे में जाने लगी और उसने सोनू को एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुछ इशारा किया, जिसे उसके सास ससुर ने नहीं देखा। लेकिन सोनू को ऐसा लगा कि सिंदूर का उसके प्रति कुछ लगाव है और वह छुपता छुपाता सिंदूर के कमरे में पहुंच गया। सिंदूर ने सोनू से कहा, देखो सोनू, अब तुम्हारे भैया तो रहे नहीं, तो मुझे भी जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तुम वैसे भी मुझे पसंद करते हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब मैं भी अकेली कब तक रहूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे माँ बाप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत नफ़रत करती हूँ मैं उनसे, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, फिर हम दोनों आराम से इस घर में मालिक मालकिन बनकर रहेंगे, क्योंकि यह घर तो अब मेरा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। सोनू वैसे भी सिंदूर पर बुरी नज़र रखता था, ऊपर से उसे उस घर में रहने का लालच था। उसने बोला, क्या करना पड़ेगा? तो सिंदूर ने बोला, तुम्हारे माँ बाप ने अपने घर बेचकर जो पैसे लिए हैं ना, उन पैसों को और अपनी माँ के सारे जेवर जो कि उन्हें दादी माँ से मिले हैं, चुरा कर ले आओ। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और आराम से इस घर में रहेंगे और ज़िंदगी भर उन पैसों से ऐश करेंगे। सोनू तो ऐसे ही एक नंबर का खुदगर्ज इंसान था और यहाँ बैठे बैठे उसे घर भी मिल रहा था और पैसे भी मिल रहे थे और वह औरत भी मिल रही थी जिस पर उसकी इतने दिनों से बुरी नज़र थी। सोनू इस बात के लिए तैयार हो गया और चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उस वक्त घर से निकल गया। लेकिन मौका पाकर उसने सारे पैसे और जेवर चुराकर सिंदूर को लाकर दे दिए। इसके बाद सिंदूर ने बोल दिया था, बस अब 1-2 दिन रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा को शक हो जाएगा कि तुमने पैसे और जेवर चुराए हैं। उसके बाद तुम और मैं शादी कर लेंगे और आराम से ज़िंदगी भर रहेंगे। तुम्हारे माँ बाप की वह जाने, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। और सोनू चुपचाप वापस अपने माँ बाप के पास चला गया। उसके बाद सिंदूर ने घर में रहने वाले किराएदार की तरफ रुख किया, जिसकी इतने दिनों से सिंदूर के ऊपर बुरी नज़र थी और जिसने उसका सौदा तक उसके सास ससुर से कर डाला था। और उससे बोला, क्यों मैनेजर साहब, मेरे ही घर में मेरा सौदा करना चाह रहे थे मेरे सास ससुर से? मैनेजर कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था यह घर अब सिंदूर ले चुकी है और उसे पता था कि अब उसे इस घर से जाना पड़ेगा। लेकिन सिंदूर ने मैनेजर को भी अपनी बातों में फंसाया और बोला, वैसे सौदा बुरा नहीं है, घर तो मैंने अपने नाम करवा ही लिया, लेकिन मुझे भी तो गुजर बसर के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। एक काम कीजिए, मुझे 5 लाख की जगह 15 लाख दे दीजिए, ज़िंदगी भर आपके साथ रहूँगी। यकीन मानिए, आप जहाँ बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे रहूँगी। और हाँ, कभी आपकी पत्नी बनने की कोशिश नहीं करूँगी और आपको बहुत खुश रखूँगी। मैनेजर ने बोला, मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं तुम्हें 15 लाख रुपए क्यों दे दूँ?
वह भी सिर्फ भरोसे पर। इतना पागल नहीं हूँ मैं। सिंदूर ने बोला, अरे बिना भरोसे पर देने के लिए कौन बोल रहा है। एक काम करिए, आप मेरे सारे जेवर रख लीजिए और मुझे 15 लाख रुपए दे दीजिए और आराम से इस घर में रहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप भी खुश, मैं भी खुश। बस वक्त पर किराया देते रहिएगा। कहकर सिंदूर ने अपनी सास के सारे जेवर लाकर मैनेजर के सामने रख दिया, जिन्हें देखकर मैनेजर को समझते देर नहीं लगी कि वह सारे असली जेवर हैं, और उसने सिंदूर को उन जेवरों के बदले 15 लाख रुपए दे दिए, क्योंकि शायद जेवर की कीमत 15 लाख से ज़्यादा थी और मैनेजर भी लालच में फंस गया था। ऊपर से वह भी तो एक चरित्रहीन व्यक्ति था, तो सिंदूर ने उसे अपने रूप के जाल में भी आराम से फंसा लिया था, इसलिए वह ज़्यादा कुछ सोच समझ नहीं रहा था। सिंदूर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई और बोली, पहले जरा अपने कर्ज चुका लूँ, उसके बाद आकर आपसे मिलती हूँ। और मैनेजर खुशी खुशी सिंदूर को जाते हुए देख रहा था। सिंदूर ने फ़ोन करके सुशांत के पापा को बुला लिया। सुशांत के पापा वहाँ आए तो सिंदूर ने उनसे बोला, मैं अपने पति के मौत का सौदा नहीं कर सकती, इसलिए आपने इस घर को खरीदने में जितने भी पैसे मेरे सास ससुर को दिए थे वह मैं आपको वापस कर रही हूँ। कहकर उसने पैसों का बैग सुशांत के पापा को दे दिया, जो पैसे सोनू ने अपने मम्मी पापा से चुरा कर लाकर सिंदूर को दिए थे। सुशांत के पापा डर गए और बोले, प्लीज़ सिंदूर, ऐसा मत कीजिए। आपने बोला था कि आप माफ़ीनामे पर साइन कर देंगी। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। मेरे बेटे की जान की भीख मांग रहा हूँ मैं आपसे। सिंदूर ने बोला, तो मैंने कब कहा कि मैं माफ़ीनामे पर साइन नहीं करूँगी। मैं माफ़ीनामे पर साइन कर दूँगी, लेकिन अपने पति के मौत का सौदा मैं नहीं कर सकती, इसलिए आपका पैसा आपको वापस कर रही हूँ। यह घर मेरे नाम पर हो चुका है और इसके लिए जो पैसे आपने दिए थे वह इस बैग में भरे हैं, जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। सुनकर सुशांत के पापा हैरान हो गए और बोले, जी नहीं, इसे आप रख लीजिए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। भगवान की दया से मेरे पास बहुत पैसे हैं, आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। सिंदूर ने बोला, नहीं, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे ज़िंदगी भर ऐसा लगेगा कि मैंने पैसों के लिए अपने प्यार का सौदा कर दिया। उसके बाद सिंदूर ने 15 लाख रुपए निकाले, जो उसने गहने मैनेजर को देकर उससे लिए थे, और वह पैसे भी सुशांत के पापा को देकर बोलने लगी, यह 15 लाख रुपए हैं, यह मेरे पैसे हैं, इन्हें आप अपने बिजनेस में मेरी तरफ से लगा दीजिएगा और इन पैसों से बिजनेस में जो भी मुनाफा होगा हर महीने वह मेरे अकाउंट में भेज दीजिएगा, ताकि मैं यहाँ पर अपना खर्च चला सकूँ। सुनकर सुशांत के पापा हैरान हो गए। सिंदूर ने बोला, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, आखिर मुझे भी तो गुजर बसर के लिए कुछ चाहिए, इतना भरोसा तो मैं आप पर कर ही सकती हूँ ना। सुशांत के पापा ने बोला, बिल्कुल, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हैं। आप मेरे बेटे को जीवन दान दे रही हैं और मैं उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हूँ। फिर या तो आपका खुद का पैसा है, तो आपके हर महीने का मुनाफा आपको समय पर मिल जाया करेगा। सिंदूर ने आगे बोला, मैंने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि मेरे सर पर यह बोझ ना रहे कि मैं किसी के एहसान तले जी रही हूँ। मैंने बस अपना हक लिया है, और कैसे लिया है वह सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ, और गलत के साथ गलत करना कोई गलत नहीं होता। कहकर सिंदूर ने सुशांत के पिता से माफ़ीनामे का कागज़ मांगा और उस पर अपने साइन कर दिए। सुशांत के पापा ने सिंदूर के हाथ जोड़े और कागज़ लेकर तुरंत वहाँ से चले गए। वह जल्द से जल्द अपने बेटे के पास पहुंचकर उसे वापस अपने घर लाना चाहते थे, उसकी ज़िंदगी बचाना चाहते थे, और सिंदूर ने उनके बेटे की ज़िंदगी उन्हें दे दी थी। इसके बाद सिंदूर ने मैनेजर के घर की तरफ रुख किया। मैनेजर खुश हो गया सिंदूर को अपने पास देखकर, और वह उसके करीब आने लगा, लेकिन सिंदूर ने एक जोरदार तमाचा मैनेजर को लगाया और बोला, औकात में रहो अपनी, और अभी का अभी मेरा घर खाली करो। मुझे तुम्हारे जैसे चरित्रहीन आदमी इस घर में किराएदार के रूप में नहीं चाहिए। मैनेजर ने बोला, यह तुम क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ मैं, तुरंत का तुरंत मेरे घर से निकलो, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगी। और हाँ, जो जेवर मैंने तुम्हें बेचा है ना, वह मेरे नहीं, मेरी सास के जेवर है, और अभी थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल जाएगा कि उनके जेवर चोरी हो गए हैं, और फिर अगर छानबीन हुई तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें सीधा जेल होगी, क्योंकि जेवर तुम्हारे पास ही मिलेंगे।
इससे अच्छा होगा तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, जेवरों को जहाँ भी रखना सुरक्षित रखना, क्योंकि अगर वह पकड़ में आए ना तो तुम्हारा तो जेल जाना तय है। सुनकर मैनेजर डर गया और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। आखिर उसने उन जेवरों के बदले 15 लाख रुपए भी सिंदूर को दिए थे, इसलिए जेवर तो उसे हर हाल में लेकर जाने थे। अगले दिन सोनू सिंदूर के पास आया और बोला, चलो सिंदूर, अब हम दोनों शादी कर लेते हैं और मज़े से रहेंगे। वह दोनों बुढ़ा बुढ़ी जाने उन्हें क्या करना है। सिंदूर ने सोनू को एक जोरदार तमाचा मारा और बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? तुरंत निकलो मेरे घर से बाहर, वरना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। सुनकर सोनू हैरान हो गया। सिंदूर कैसी बातें कर रही है, लेकिन सिंदूर ने सच में बगल में रखा लकड़ी का डंडा उठा लिया, जिसे देखकर सोनू डर गया कि तब तक सिंदूर के सास ससुर भी वहाँ रोते चिल्लाते आए और बोलने लगे, तूने हमारे पैसे और जेवर चुरा लिए ना? हम यहाँ से सब कुछ लेकर गए थे, पर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिंदूर ने बोला, आपकी चीज़ है, आप जानो, मुझे उससे क्या। लेकिन वह अपने साथ पुलिस को लेकर आए थे और वह सीधा सीधा सिंदूर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। सोनू ने भी जब सिंदूर का यह रूप देखा तो वह समझ गया कि सिंदूर ने उसे धोखा दिया है और वह भी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, इसी ने सारा पैसा और जेवर चुराया है और सब कुछ इसने अपनी अलमारी में छुपा कर रखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सोनू की माँ हैरानी से उसे देख रही थी। सोनू ने धीरे से माँ के कान में बोल दिया था कि वह सिंदूर के चक्कर में बहक गया था और उसके झांसे में आ गया था, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। उसने खुद लाकर सारे पैसे और जेवर सिंदूर को दिए हैं और उसके कमरे में ही रखे हैं। जल्दी ही पैसे और जेवर बरामद हो जाएंगे और यह सिंदूर जेल के पीछे जाएगी। सिंदूर ने पुलिस वालों से बोला, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसी के बोलने पर आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? हाँ, यह घर मैंने ज़रूर खरीदा है, लेकिन यह मेरे पति के एक दोस्त ने मुझे खरीद कर दिया है, वह भी मेरे सास ससुर को पूरे पैसे देकर। और मेरे सास ससुर अपना सारा जेवर और पैसा यहाँ से लेकर जा चुके हैं। मेरे पास तो खुद का भी कोई जेवर नहीं, क्योंकि उन्हें भी मेरी सासू माँ ने हड़प लिया था। और जब वह यहाँ से सब कुछ लेकर गई हैं तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने सिंदूर के सास ससुर की तसल्ली के लिए घर को अच्छे से छान मारा, लेकिन कहीं पर कोई पैसे और जेवर नहीं मिले, क्योंकि सिंदूर के पास कुछ था ही नहीं। मैनेजर भी घर छोड़कर जा चुका था और उसके ऊपर सिंदूर के सास ससुर को कोई शक भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा भी पुलिस वालों ने अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन कहीं से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक सारे पैसे और जेवर कहाँ चले गए, लेकिन सिंदूर ने सब कुछ सही जगह पर पहुंचा दिया था और आज वह बहुत खुश थी। आज सिंदूर के सास ससुर और देवर, जिन्होंने उसके साथ नाइंसाफ़ी की थी और उसके सर से छत छीनी थी, उसका सौदा किया था, वह खुद दर दर की ठोकर खाने को मजबूर थे और सोच रहे थे कि अब उन्हें खेत बेचकर अपने रहने का ठिकाना बनाना पड़ेगा, वरना वह यूं ही दर दर भटकते रहेंगे। सोनू अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रहा था, लेकिन आज सिंदूर ने दिमाग से काम लेते हुए सबको उनकी औकात दिखा दी थी और साथ ही साथ आरंभ को यकीन भी दिला दिया था कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी और उसके मौत का सौदा कभी नहीं कर सकती, और साथ ही एक निर्दोष को फांसी होने से भी बचा लिया था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।